तो अपने नॉलेज को बूस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं एक नए इक्वेशन की तरफ जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने ऐसा क्या कर दिया जो लीनियर इक्वेशन हमारा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं तो आपको लिंक करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों इन लीनियर इक्वेशन के स्टेप अप है हमारा है तो दोनों एक ही फैमिली के, लेकिन लीनियर इक्वेशन कहाँ पीछे रह गया है हमारे इस स्टोरी में, जहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हीरो जैसा बन जाता है। तो सबसे पहला एक है कि हमारे पास जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में हमेशा 2D नहीं चलता है। 2D इन द सेंस कि आप एक सीधी लाइन में नहीं चल सकते हो। सीधी लाइन जब जब तक चलती है तब तक हम लोग लीनियर इक्वेशन देखते हैं, एक लीनियर लाइन होती है वो, है ना, यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप रियल लाइफ में आते हो, किसी का पोजीशन एक जगह पे ऐसा नहीं बता सकते कोई यहीं पे है। समझ में आ रहा है? आप लीनियर के लिए एक लाइन पे आप डिफाइन नहीं कर सकते, किसी आप ऑब्जेक्ट को एक ही लाइन पे डिफाइन नहीं कर सकते हो। एक लाइन पे डिफाइन करना है आप 2D में जब भी आप काम करते हो तो आप लीनियर इक्वेशन पे काम कर सकते हो। लेकिन बात वहाँ आके फंस जाती है जब हमको 3D शेप में दिखता है, यानी कि लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करती है ये ज़रूरी नहीं है। लाइन क्या कर सकती है, एक दूसरे को ऊपर से भी क्रॉस कर सकती है जब भी आप 3D में चेक करोगे तो यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अभी आपको एक प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसकी वजह से हमको नहीं समझ में आया। तो समझ लो मैंने आपको एक दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, समझ लो। ठीक है, स्क्वायर का क्या होता है, सभी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है। तो अगर मैं आपको बता दूंगा कि इसकी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर सभी लीनियर है, एक लाइन में है सीधे, है ना। तो पेरीमीटर अगर मैंने आपको 20 दे दिया तो आपको सबको पता ही है कि सभी साइड ऐड करने पे क्या आता है, यानी कि साइड को मल्टीप्लाई अगर 4 बार कर दोगे आप, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 20 होगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या है इसका 20 है। तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 20 डिवाइडेड बाय 5, है ना। 20 डिवाइडेड बाय 5 तो साइड की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। समझ में आ रहा है? लेकिन यहीं पे अगर एक मैं इसको आप साइड को एक्स ले सकते थे, है ना, जो बार बार बड़ा बड़ा नहीं लिखना रहता था उसी को हम लोग एक्स एज्यूम करते हैं। तो हमने अगर साइड को एक्स लिया तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4, यानी कि 4x इज इक्वल टू 20, ऐसा हमारा इक्वेशन बन रहा था यहाँ पे। यही बन रहा है, यही तो लीनियर इक्वेशन है। हमने 2 वेरिएबल पढ़ा था, मैं आपको सिंगल वेरिएबल समझने के लिए ताकि आपको आसानी लगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ज़रूरत कहाँ पड़ी। अभी मैं समझ लो आपको इसको देखिए, यही सेम स्क्वायर है, इसको मैं बता देता हूँ, इसका एरिया 25 है। एरिया क्या है इसका 25। तो मैं अगर पूछूं आपको एक लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता ही है कि साइड स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कर सकते हो। अभी हमको साइड पता ही नहीं है, तो जो नहीं पता है मैंने x ले लिया, x मल्टीप्लाई बाय x तो आ गया x स्क्वायर। एरिया हमारे पास दिया हुआ है 25, तो x स्क्वायर की वजह क्या आ गई 25। यहीं पे हमारा प्रॉब्लम आ जाता है। लीनियर इक्वेशन x एक वैल्यू तो दे देता है, लेकिन जब भी हमारा वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है आपस में, हमारे पास एक ही वेरिएबल है, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो वो वैल्यू हमारे पास लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करके नहीं दे सकता है। वहीं पे हमको ज़रूरत पड़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। समझ में आ गया यहाँ तक? आप समझ लो कि अब लीनियर इक्वेशन हमारा ग्राउंड फ्लोर है, बेस है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए आपको, फर्स्ट फ्लोर पे जब जाओगे आपको और दुनिया देखनी है तो आपको पता चलेगा कि वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे? अगर आप रियल लाइफ में समझ लो एक फुटबॉल को किक मार रहे हो, तो फुटबॉल ऐसा नहीं है कि एक सीधे स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा हमेशा और स्ट्रेट लाइन में ही वापस आएगा। समझ लो स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया, स्ट्रेट लाइन में नीचे आ गया, ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। उसकी स्पीड कांस्टेंट डिक्रीज होते जाती है, सबसे पहले इंक्रीज होते जाएगी, उसके बाद जैसे जैसे वापस नीचे आएगा तो डिक्रीज होते जाएगी। यानी वो एक कर्व पाथ ले रहा है, स्ट्रेट लाइन ले रहा है क्या? नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं ले रहा है, वहां पे एक कर्व पाथ है, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी हमेशा कम ज़्यादा होते जा रही है। तो वहां पे हमको पता चलता है कि यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ गया यहाँ तक? अभी हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए हमारे पास थोड़े से मेथड हैं।
कुछ ऐसी वैल्यू है जिसको हम देख के तुरंत बता सकते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जनरल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यानी कि हमारे पास एक टर्म ऐसा रहेगा जिसके पास स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर रहेगा मतलब x की पावर लीनियर इक्वेशन में 1 रहती है, वेरिएबल p की पावर 1 थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खाली क्या हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा। और a जो है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट और b जो है उसको बोलते हैं लीनियर कोएफिशिएंट और c है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, यहीं से हमको देख के समझ में आएगा। यानी कि सबसे पहले हमको अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा इक्वेशन है वो लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, उसको इक्वेट करेंगे हम लोग 0 से। यहाँ तक समझ में आया? और ये तो हमने बेसिक जानकारी दिया है आपको कि क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट क्या होता है, लीनियर कोएफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या है, ये आपको पहले से ही पता था। अब यहाँ पे a की वैल्यू अगर 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू क्यों 0 नहीं होनी चाहिए? अगर a 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये तो जो बचा है ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, है ना? तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा तो इसके लिए हमको a की वैल्यू जो है वो 0 रहनी नहीं चाहिए, तभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा वो। इसका मतलब हमको यहाँ से समझ में आया है कि हमारा इंडेक्स कितना रहना चाहिए? 2। इंडेक्स 2 रहेगा और वेरिएबल 1 रहना चाहिए। वेरिएबल 1 वेरिएबल के साथ इंडेक्स 2 रहेगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 1 वेरिएबल के साथ क्या रहेगा? इंडेक्स 2। इंडेक्स आपको समझ में आया ही है, इंडेक्स मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 रहनी चाहिए। तो यहाँ से हमको समझ में आएगा। सबसे पहले 2.1 में हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानेंगे कैसे, अलग अलग टाइप के हम लोग को इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद 2.2 में आता है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सॉल्यूशन। अभी आपको बताया था x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 था। उसके बाद हम लोग यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यह फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग सीखेंगे। उसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड के बाद एक और मेथड आता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उसको सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला मेथड आता है 2.4 और 2.5 में हम लोग फॉर्मूला मेथड सीखेंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4 इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के ऊपर जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो उसका नेचर कौन सा है वो फाइंड आउट करके देखेंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा? एप्लीकेशन। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये याद रखना है आपको, 3 ही मेथड है आपके पास और लास्ट में एक आता है एप्लीकेशन। 3 मेथड जैसे ही आपने कंप्लीट कर लिया आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना 2.1। अभी हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन का जैसे हमारे पास सॉल्यूशन आता था वैसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन आएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था x की वैल्यू, एक रेक्टेंगल बनाया था, x की वैल्यू 4 आई थी, वैसे x की वैल्यू 2 आएगी, 2, -2 वैसा 3, 4। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x स्क्वायर वाला जब टर्म आएगा उसका जो सॉल्यूशन आता है उसी को बोला जाता है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट का मतलब सॉल्यूशन आप समझ लो कि रूट का क्या मतलब होता है। अगर आपको बताया जाएगा वन ऑफ द रूट ये है, इसका मतलब समझ लेना कि वन ऑफ द सॉल्यूशन वो है, यानी x की वैल्यू एक दोनों में से एक वैल्यू जो है हमेशा 2 वैल्यू आएगी। स्क्वायर वाला टर्म है, इसका मतलब है क्या है? 2 वैल्यू आएगी। तो 2 वैल्यू में से हम लोग को समझ जाना है रूट अगर बोल दिया वन ऑफ द रूट तो इसका मतलब है एक वैल्यू जो है हमको दिया हुआ है। आप इतना समझ लो कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसी को बोला जाता है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला जाता है? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमारे पास 6 प्रॉब्लम टोटल लिखे हुए हैं। 6 प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को पता करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके लिए स्टेटमेंट भी लिखना रहेगा, मैं एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, बाकी का आप स्टेटमेंट अपने आप से लिख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो ना स्टेटमेंट में क्या ही करना है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है या कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना है उसको आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना सबसे पहला स्टेप आप मैंडेटरी है, आप उसको करना ही करना है आपको। जनरल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि इसका मतलब जनरल फॉर्म का क्या मतलब है, जो भी हमारा ऐसा यहाँ पे देख रहे हो इक्वल टू के राइट साइड में हमारा 0 रहना चाहिए, पूरा का पूरा टर्म कहाँ रहना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे रहना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रहना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे टर्म को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। और डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है आपका वेरिएबल, इस इक्वेशन में कहीं भी हमारा वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लाने का ट्राई करेंगे। जैसे ये दो काम हो जाता है, वैसे ही हम उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप रहेगा कि इंडेक्स चेक करना है। थर्ड स्टेप में आप इंडेक्स चेक करो या फिर वेरिएबल की कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है या दो वेरिएबल, वो चेक करो, काम हो जाएगा। बहुत आसान है, आपको स्टेप बहुत ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन है बहुत आसान। तो इतना आप ये वाला स्टेप याद रखना, ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्यों ज़रूरी है वो आपको जैसे जैसे इक्वेशन सॉल्व होते जाएगा 6 प्रॉब्लम तक आपको समझ जाएगा कि ये वाला स्टेप कहाँ कैसे ज़रूरी था। तो पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा टर्म लेफ्ट साइड में है, स्क्वायर वाला टर्म पहले है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन लीनियर कोएफिशिएंट वाला टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट है, यानी कि हमारा ये क्या है, जनरल फॉर्म में कन्वर्टेड दिया हुआ है। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्टेड है, इसका मतलब हमारा दूसरा स्टेप क्या आता है, दूसरा स्टेप हमारा आता है कि कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, बस अपने मन से चेक करना है, डिनोमिनेटर में नहीं है। थर्ड स्टेप क्या है, हमारे पास वेरिएबल जो है वो एक ही है। वेरिएबल कितना है हमारे पास, एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल भी है। और लास्ट स्टेप हमारे पास इंडेक्स देखना है, इंडेक्स हमारा 2 रहना चाहिए, ना 2 से कम ना ही 2 से ज़्यादा। तो हमारा इंडेक्स कैसा रहना चाहिए, हमेशा 2 रहना चाहिए। द अबव इक्वेशन हैज़ x एज ओनली वेरिएबल विथ इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 है, हैंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया। हम लोग को सबसे पहला काम करना है जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या करना, चेक करना है कि कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में तो नहीं है, डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे वेरिएबल कितना है, वेरिएबल एक ही रहना चाहिए। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है इंडेक्स चेक करना है, इंडेक्स 2 रहेगा तो हमारा जैसे ही ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है मुझे वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y - 10, तो क्या करूंगा मैं, सबको लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा, जनरल फॉर्म में है नहीं, तो वाई स्क्वायर - 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में सबका साइन चेंज कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, सब पूरे के पूरे लेफ्ट साइड जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दिया मैंने। उसके बाद देख रहा हूँ कोई भी टर्म जो है डिनोमिनेटर में नहीं है, कोई भी वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में नहीं है। थर्ड स्टेप में चेक करता हूँ पूरा का पूरा इक्वेशन में मेरा एक ही वेरिएबल है। और लास्ट स्टेप में देखता हूँ इंडेक्स मेरा कितना है, 2। तो क्या लिख दूंगा, द अबव इक्वेशन, यही सेम टू सेम लिख दूंगा, हैज y एज अ ओनली वेरिएबल विथ इंडेक्स 2, hence this is a quadratic equation। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले काम क्या करूंगा मैं, सबको लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे दिख रहा है मुझे y डिनोमिनेटर में है, जैसे ही मैंने अपना कन्वर्ट किया जनरल फॉर्म में, y डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, न्यूमरेटर में लेके जाने के लिए अगर y से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला y कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे y से मल्टीप्लाई 0, लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो राइट साइड में मेरा 0 ही है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी के भी साथ करूंगा तो 0 ही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा y का क्यूब, वाई स्क्वायर में y का मल्टीप्लिकेशन होगा तो y का क्यूब प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहीं पे मुझे पता चल गया y का जो पावर देख रहे हो आप, यहाँ पे जो हमारा पावर है वो कितना है, 3 है। हमको समझ में आ गया है कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का पावर कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अबव इक्वेशन हैज अ इंडेक्स 3, हेंस दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों आ गया है हमारे पास, क्योंकि हमको समझ में आ गया है वेरिएबल का जो पावर है वो 3 आ गया। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सबको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, तो क्या करूंगा मैं, x प्लस 1/x प्लस 2 करूंगा इज इक्वल टू 0।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी x डिनोमिनेटर में है, मुझे पहले ही दिख गया तो मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो क्या जाता है, आ गया। अभी ये वाला इक्वेशन हमारा सेम टू सेम बन गया है ऊपर के जैसा। यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर 2 है, एक ही वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, इंडेक्स कितना, इंडेक्स इसका 2 है। इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 चीजें मल्टीप्लीकेशन में हुई है, m+2 है, m-5 है। दोनों को सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, यानी कि पहले अपने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा। तो पहले ब्रैकेट का पहला टर्म क्या कर लेके पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर दूसरा टर्म लेके फिर पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ये पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पहले m मल्टीप्लाई हो गया, फिर 2 मल्टीप्लाई हो गया, पूरा ब्रैकेट हो गया। समझ में आ रहा है? तो m क्या लिया मैंने, तो सबसे पहले m-5 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, उसके बाद क्या लिया +2, उसके बाद उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया m-5 के साथ, तो आंसर में आ गया 0। यहाँ पे आता है m² - 5m + 2m - 10 इज इक्वल टू 0। -5m + 2m क्या होता है, m² - 3m - 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको दिख रहा है आसानी से कि वेरिएबल एक ही है जिसका इंडेक्स भी क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आप क्यों ऐसा कभी क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि आप हमेशा जनरल फॉर्म में क्यों लेके आते हो। जनरल फॉर्म में अगर नहीं लेके आता, अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसा दिया रहता 3m का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m का क्यूब, अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया रहता, आप यहीं से देख के बता सकते हो कि हाँ इसका इंडेक्स कितना है, 3 है। तो इंडेक्स जैसे ही 3 आपने देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंडेक्स 2 रहना चाहिए, आपने 3 देखा तुरंत यहाँ पे लिख दिया दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट हैज अ इंडेक्स 3। तो जैसे ही ऐसा आपने बोला तो क्या हो गया, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। क्यों पता है, क्योंकि जब ये 3m का क्यूब इस साइड में आएगा तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 3m का क्यूब माइनस 3m का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास, मैंने पहले ही बताया था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट 0 नहीं रहना चाहिए, लीनियर कोएफिशिएंट 0 हो सकता है। यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a 0 नहीं रहना चाहिए, खाली b और c दोनों भी 0 रहेंगे तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3m का स्क्वायर प्लस 0m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा, इसका वेरिएबल एक ही है और वेरिएबल का इंडेक्स कितना है, 2 है। जब भी इंडेक्स 2 आएगा तो हमारा वो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, 3 इक्वेशन दिए हुए हैं हमारे पास। 3 इक्वेशन को हमको देख के उसको पहले जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमको क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट यानी a की वैल्यू और लीनियर कोएफिशिएंट यानी b की वैल्यू और कांस्टेंट यानी c की वैल्यू हमको फाइंड आउट करके दिखानी है। तो ax हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भूलना नहीं है आप लोगों को। सबसे पहले इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसके पहले वाले में भी हमने कन्वर्ट किया हुआ था। यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबको लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा कन्वर्ट। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा, क्या करूंगा, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे ही इसको मैंने कंपेयर किया तो ax स्क्वायर, तो यहाँ पे 1y स्क्वायर कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं कि नहीं, यानी कि a की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 1, bx की जगह पे मैं 2y को कंपेयर करूंगा तो b की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी, और c की जगह पे मैं 10 को कंपेयर करूंगा तो c की वैल्यू क्या आएगी -10 आ जाएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे आया है आंसर, यानी a b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसको लीनियर कोएफिशिएंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे होता है c का मतलब कांस्टेंट। सबसे अभी यहाँ पे हमको स्क्वायर होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको मैं पूरे के पूरे टर्म को क्या करूंगा, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, a माइनस बी द होल स्क्वायर पता रहना चाहिए क्या होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ये हमारा क्या है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो क्या करूंगा मैं इसको, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी, a इंटू बी क्या है 2x इंटू 1 तो x ही होगा माइनस 2x प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। समझ में आ रहा है सबको, मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सबको लेफ्ट साइड में लेके आया हूँ, ये माइनस माइनस हो गया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2x माइनस 2x क्या होता है माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 होता है माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, जनरल फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो मैं इसको क्या करूंगा, कंपेयरिंग विथ करूंगा मैं जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ। तो मेरा a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई -4 रहेगा यहाँ पे, अगर +4 रहता तो 4 लिखता मैं, लेकिन माइनस है और हमारे इक्वेशन में सब जगह प्लस प्लस है तो b की वैल्यू आ जाएगी 4, c की वैल्यू आ जाएगी -2, -4 आएगा। हाँ वैसे ही थर्ड इक्वेशन में ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है, ज़्यादा आसान ही है। तो इसको क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -9 -13 इज इक्वल्स टू 0। सबको लेफ्ट साइड में लेके आया, राइट साइड में 0 किया मैंने, यही मेरा जनरल फॉर्म था। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -22 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x भी तो लिख सकता हूँ मैं, -22 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, कंपेयर जब करूँगा मैं तो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1, b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 0। ये ध्यान में रखने वाली बात थी। ये यहाँ पे क्यों मैंने 0x लिखा था, क्योंकि मुझे कंपेयर करके b की वैल्यू निकालनी थी। समझ में आ रहा है। c की वैल्यू क्या आ जाएगी -22। ये 2.1 बहुत ही आसान है। अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे कि एक हमको रूट दिया हुआ रहेगा, वहां से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं। अभी मैंने आपके इसके पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट फाइंड होते हैं। तो दोनों के दोनों रूट दिए हुए हैं, इसमें से हम लोग को चेक करना है कि कौन सा रूट सही है, यानी कि एक दोनों में से एक कोई गलत है और एक हमारा सही है। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। तो एक एक करके चेक करने में हमको सबसे पहले क्या करूँगा, x की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूँ मैं। तो पुट क्या करूँगा, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल टू 1 को अगर पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूंगा, अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा x इज इक्वल्स टू 1 है वो क्या है, इस इक्वेशन का क्या निकल जाएगा, वो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चेक करते हैं। तो LHS मेरा क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 4 1 क्या होता है 5 माइनस 5, तो इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, हैंस x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। आसान है ये भी। वैसे ही हमको m की वैल्यू एक बार 2 है, दूसरी बार 5/2 है। दोनों क्या करना है हम लोग को, चेक करना है कि सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि 2 चेक करेंगे, m की वैल्यू 2 चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, तो पुट m इज इक्वल टू 2, तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए अगर सॉल्यूशन इसी, मतलब अगर ये m इज इक्वल टू 2 इसी क्या है, इसी इक्वेशन का रूट है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग चेक करते हैं, 2m का स्क्वायर माइनस 5m, तो क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, पुट m इज इक्वल्स टू 5/2, m की जगह पे 5/2 रखेंगे हम लोग। इस बार 5/2 रखने के बाद चेक करेंगे, ऐसा भी हो सकता है हाँ ये m इज इक्वल टू 2 नहीं हुआ, दोनों भी नहीं हुआ, तो हम लोग को सॉल्व करके देखना है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड चेक करूंगा मैं फिर से। लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है 2m स्क्वायर
-5m, तो 2 के जगह पे m स्क्वायर की जगह पे मैं 5/2 रख सकता हूँ, -5m की जगह पे क्या रखूँगा 5/2, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2 × 25/4 -25/2। समझ में आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 कर सकता हूँ मैं, तो 25/2 -25/2 = 0 = राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हो m = 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना। सब आसान है, पहले एक बार m की वैल्यू ही रख के चेक करनी है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई कहीं पे भी आपको टफ लगता है, बहुत ही आसान इक्वेशन लग रहा है अभी तक आपको टफ लगता है, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। इसके पहले हमने क्या देखा था कि हमको 2 रूट दिए हुए थे, उसको हम लोग 2 रूट में से 2 रूट को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर रहे थे कि LHS और RHS इक्वल है कि नहीं है। LHS अगर RHS की इक्वल था तो इसका मतलब क्या था, वो गिवन इक्वेशन का रूट था। अभी हम लोग को पहले से ही गिवन इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है, जब भी हमको गिवन इक्वेशन का रूट दिया रहेगा तो LHS RHS इक्वल रहेगा, तभी दिया है। इसके पहले भी हम लोग ने वही किया, अगर LHS RHS इक्वल आता तभी हम लोग उसको रूट बोलते हैं। अब ये पहले ही रूट बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, LHS और RHS इक्वल रहेगा जब हमें x की वैल्यू 3 रखेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो x की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा। सिंस सबसे पहले हम बताएंगे, सिंस x = 3 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, k × 3 का स्क्वायर -10 × 3 + 3 = 0। आसान है। तो k और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9k, -30 + 3 = 0। 30 + 3 कितना होता है 9k -27, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है वो नेगेटिव में रहेगा, तो = 0। तो 9k = 27, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। आसान है क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। हम लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग को रूट दिया हुआ है यानी कि x की वैल्यू हम लोग को पुट करनी है। x = 3 नहीं लिखा रहेगा, ऐसा भी बोल सकता है, द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3। इसका मतलब क्या है, आपको जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह पे क्या रखना है, जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे सेम टू सेम वन ऑफ द रूट इज -7/5, वन ऑफ द रूट इज -7/5, मतलब m की वैल्यू -7/5 दिया हुआ है। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज -7/5। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पहले ही बताया है, हेंस पुट m = -7/5। m = -7/5 रखूंगा तो 5 -7/5 का स्क्वायर +2 × -7/5 + k = 0। 7 का स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो 5 × 49/25 प्लस क्या कर प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे निगेटिव सिंबल यहाँ पे कर देता हूँ मैं, -14 अपॉन 5 + k = 0। आसान लग रहा है यहाँ तक। तो यहाँ से k की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 5 5 × 25 कैंसिल कर सकता हूँ, 49 - 14 कितना होता है 14, 35/5, यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा तो 7 + k = 0 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -7 आ जाएगी। बहुत आसान है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है। आपको पहले ये x और y वन ऑफ द रूट बोला है, इसका मतलब आप समझ जाना है कि जो वेरिएबल है उसकी जगह पे हम लोग को क्या रखना है, रूट की वैल्यू रखनी है। अभी नेक्स्ट जैसे ही हम लोग 2.2 स्टार्ट करेंगे, वहां पे हमको समझ में आएगा कि हम लोग खुद से ये जो रूट दिया हुआ है कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमको हमेशा हर एक टर्म में 2 रूट मिलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, जो लीनियर वाला टर्म है उसको फैक्टराइज करेंगे, यानी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है।